नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की खास शख्सियतों से और इस बार हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग साहब। डंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में दशकों से ये बातें हो रही हैं कि नवकरणीय ऊर्जा को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, सोलर, हाइडल एनर्जी को लेकर बहुत काम किया जाना है। ये किया जाना ही चल रहा है। अभी तक ऐसा नहीं आया है कि कोई एक शहर या कोई एक बड़ा इलाका से रोशन हुआ हो इस एनर्जी से, वैकल्पिक एनर्जी से। बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बहुत सही है कि अभी तक जो बातें थी अब आपको दिखेगा प्रैक्टिकल रूप में कि ज़मीनी हकीकत जिस प्रकार से अभी काम हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा कि हिंदुस्तान और भारत को जो आत्मनिर्भर का जो सपना उन्होंने देखा है और दिखाया है, उसी की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सोलर के ऊपर जो लगातार जब से मेरे को मंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें जो हम काम कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 5,000 मेगावाट जो उत्पादन होता था, अभी हम उसको 23 तक 12,000 मेगावाट तक ले जाने का जो पूरा प्लान तैयार है। उसमें आप देखेंगे कि जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, आप कह रहे हैं कि खाली बातें होती है, तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि 1500 मेगावाट का टेंडर होके उनका काम, उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आगर, नीमच और शाजापुर करीब 1500 मेगावाट के टेंडर होके कार्य आदेश उनको दे चुके हैं और उनका कार्य प्रारंभ कहीं तो प्रारंभ हो चुका है, आगे उसका प्रारंभ होने जा रहा है। ये 23,000 मेगावाट ये कब तक हो जाएगा मध्य प्रदेश में? 23 में 12,000 मेगावाट तक 2023 में 2023 में 23 में हो जाएगा। तो ये काम तो आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक साल में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 12,000 मेगावाट तक आपको ले जाना है। और अभी भी हमारा जब रीवा जो सोलर प्लांट है जो 750 मेगावाट है, हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश जो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है उसको यहाँ से ऊर्जा देता है, सोलर ऊर्जा वहाँ पर जाती है। और लगातार जो अभी हम कर रहे हैं, तो अभी भी रेलवे को हम ऊर्जा देने को तैयार हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे जिस प्रकार से कहते हैं कोयले की कमी है, पानी की कमी है, तो हमारा सोलर ऊर्जा इस ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। सर, बहुत सारी बातें भी होती रही हैं, आप पर्यावरण मंत्री भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं मध्य प्रदेश में जो 10 साल से हम लोग सुन ही रहे हैं। कचरे से बिजली बनाना, अकेला इंदौर शहर ऐसा है जिसने इस पर काम शुरू किया है। जबलपुर का प्रोजेक्ट, सागर का प्रोजेक्ट, भोपाल का प्रोजेक्ट इतने डिले हो गए हैं कि अब तो लोगों के जहन से ही निकल गया कि लोग सपना समझते हैं कि कभी कचरे से बिजली बनाई भी जा सकती है। आपका ये कहना सही है कि बातें करना और काम करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी हमने लगातार मीटिंग करी है। अभी आपके ठीक आने के पहले ही मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा था और इंदौर के साथ हम जितने भी शहरी हमारे जो सिटी है उसमें हम अच्छा से काम कैसे कर सकें, इसके लिए मैं अभी इंदौर में मीटिंग भी लेने जा रहा हूं। और जिस प्रकार से आप कचरे से बिजली की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार हम पानी से भी हाइड्रो जो सोलर रहता है उसके लिए भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और उससे भी हम एक जो टैंक रहता है उस पर पानी इकट्ठा करके उससे ऊर्जा करना, पानी की खपत भी कम होगी और ऊर्जा भी बनेगी। सबसे अच्छी स्कीम हमारी अभी आने वाली है कुसुम सी, जो एक फीडर को जहाँ पर सोलर प्लेटें लगाकर उनको पूरे फीडर पर दिन में लाइटें किसानों को फ्री दी जाएगी और जो अधिक पैदा होगी वो किसान उसको अपनी लाइट भेज भी सकते हैं, उसको डिस्कॉम कंपनी उसको खरीदेगी। सरकार बात तो करती है सर कि लोन के ज़रिए सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकल नहीं बात है। ये बैंकों के सामने मजबूरी है कि वो सरकार के भरोसे पे बहुत ज़्यादा लोन नहीं दे सकती है। अल्टीमेटली उनको जाना पड़ता है, किसानों को अपनी ज़मीन के कागजात ही बैंक को देने होते हैं, तब जाके ये लोन की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो पाती है। ये किसानों की तरफ से ये जो आप कह रहे हैं बात हमारे पास आई भी थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात इस बारे में हमने अभी 1-2 दिन पहले ही करी है कि जो गारंटी किसान देना चाहता है, तो हमारा विभाग तो पहले ही गारंटी दे रहा है कि उनसे जो उत्पादन विद्युत हो रही है उस पर हम खरीद रहे हैं। तो एक गारंटी तो बैंक के पास होगी कि इसकी विद्युत सरकार खरीदेगी, इसलिए गारंटी तो पहले ही उनके पास है। और अगर जो किसानों को कोई परेशानी आ रही है तो हम उसको आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी से
चर्चा करके उसको भी हल करेंगे। किसानों के मामले में मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा बात करते हैं विधानसभा में, चाहे कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में, किसान आपके जहन में हमेशा रहे। और सुवासरा तो वो जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आरोप ये लगे थे कि डंसा भी इसमें जुड़े हुए हैं। किसान चाहे वो अपन विचारधारा अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी पार्टी, अपन किसान सबसे ऊपर होता है। किसानों की लड़ाई लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। और जहाँ से मैं आता हूँ तो पूरा कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है। और रही किसानों की बात, जब किसानों के लिए बोलते हैं तो हमारा राजनीति करने का भी एक जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं वो भी सफल होता है। किसान आंदोलन की बात रही, जैसे उस टाइम पे जो हुआ तो उसमें मंदसौर कांड कहा गया, वो एक अलग मैटर था। पर किसानों के लिए चाहे वो आप मुआवजे की बात करें, चाहे बीमे राशि की बात करें, मैं इस मामले में शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि मेरी विधानसभा में जहाँ पर सुवासरा और हमारा गरोट इलाका जहाँ पर आता है, शामगढ़ है, और दूसरी तरफ जहाँ पर सीतामौर क्यामपुर पट्टी आती है, मैं शिवराज जी को, जब मैं उधर उस दूसरी पार्टी में था, शिवराज सिंह जी चौहान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 1650 करोड़ की योजना शामगढ़ सुवासरा सिंचाई नहर के लिए दी। और भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, वो आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों बाद वो पानी खेतों तक आएगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी जब बात रही कि कमलनाथ जी की सरकार आई, उसमें जब एक हिस्सा, जो मेरा बड़ा हिस्सा क्यामपुर और सीतामऊ सिंचाई योजना का, हम लगातार मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वही बात कही कि चलो चलो में लगातार चलो चलो करा, तो उनकी खैर सरकार चली गई। उस टाइम हमें कोई उपलब्धि नहीं मिली। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में जो तगड़ी, जिस कारण मेरी नाराज़गी कमलनाथ जी से थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने फिर मांग करी शिवराज सिंह जी चौहान साहब से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सेदरा करनाली का डैम, जो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उसके टेंडर लग चुके हैं। दूसरा, क्यामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना 2500 करोड़ की योजना, जो आने वाले दिनों बजट में आ चुकी है। और आने वाले दिनों में मेरी विधानसभा में प्रत्येक किसान के प्रत्येक खेत पर जब चंबल का पानी जाएगा, मेरे लिए जीवन में इससे बड़ा और कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं था। सबसे ज़्यादा ये था कि किसानों के खेतों पर पानी पहुँचे। और लगातार जो विकास के काम अभी चल रहे हैं, चाहे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, चाहे हमारे यहाँ तालाब हों, सड़कें हों। अभी एक सड़क हमारी और अभी बड़ी सड़क है, वो अभी बजट में आने वाली और स्वीकृत हो जाएगी। मेरी विधानसभा में मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े काम जितने भी थे वो करीबन हुए हैं, और जो कुछ बाकी उनको भी हम शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने जा रहे हैं। आपके इलाके में 2 बड़े शहर हैं, एक शामगढ़ है, एक सुवासरा है, सीतामऊ भी एक वो इलाका आता है। बड़ा इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। जी। तो यहाँ इस इलाके में एक बड़ी समस्या ये रही है कि आवारा मवेशियों की वजह से परेशान है। जो अंदर शहर के अंदर सड़कें हैं वो बहुत सक्रिय है, भीड़ भाड़ से परेशानी वाली सड़कें, चाहे शामगढ़ हो चाहे सुवासरा, दोनों जगह ये बड़ी समस्या है। नहीं, सड़कें तो अच्छी, शामगढ़ में भी अच्छी चौड़ी है, चौड़ी है, लेकिन वो दुकानों की वजह से इतना सक्रिय हो जाती हैं कि वहाँ से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। आप जैसे जो हमारी गौ माता की अगर बात करना चाहें, तो ये जो वचन पत्र में गौशाला और खोलने का जो प्रावधान था, वो मैंने बहुत बड़ा आंदोलन करा था कि गौशालाएं खोली जाए, उसको वचन पत्र में शामिल भी किया गया। मैंने देखा है, मैं पुष्टि करता हूँ इस बात की, मैंने देखा है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में गौशालाएं खुली हुई हैं, गांव-गांव में हैं। कई गौशालाएं तो ऐसी है जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम गायें नज़र आती है वहाँ पे, लेकिन बहुत तेज़ी से खुली हुई है। तो गौशाला को लेकर उसका संचालन जो हमारी समितियों के माध्यम से हो रहा है, तो और अच्छे तरीके से गौशालाओं का संचालन हो सकता है। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और मैं वहाँ के ग्रामीण जनों को भी धन्यवाद दूंगा कि इसमें वो अपनी भूमिका लगातार निभाते हैं गौशाला चलाने में। और जहाँ पर कोई कमी अभी है, तो आने वाले दिनों में हम और उसको कदम बढ़ाते हुए कि गौ माता की हम अच्छी तरह सेवा कर सकें। खाली गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, उसमें अपन को अपनी अपनी व्यक्तिगत भूमिका भी निभानी पड़ेगी। कई बार मैंने गौ माता की बातें विधानसभा में भी रखी है और बड़े आंदोलन भी करे हैं। तो मानना है कि जे अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, पर उसमें व्यक्तिगत तौर पर अपन को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे 4-5 पॉइंट मैंने कदम बढ़ाना, मतलब कानून बनाने की बात कई बार की गई है मेरे द्वारा,
और मैं चाहूँगा कि वो लागू होगी तो गौ माता की रक्षा हो सके। आपने बहुत सारी बातें की हैं। इलेक्शन में जब आप गए थे तो हर गांव में आपने कुछ ना कुछ देने का वायदा किया था। आप जब सभाएं लेते थे, निक्कड़ की सभाएं, घरों में बैठ के बातें करना, उनके साथ में भोजन करना, इलेक्शन में आपने बहुत सारे वायदे किए थे। क्या संभव है कि वो 2023 तक वो पूरे हो पाएंगे? मेरा जनता, वो मेरा एक परिवार है, वो एक विधानसभा का अखाड़ा नहीं है, वो पूरी विधानसभा एक मेरा परिवार है। कोई मेरे को छोटा भाई मानता है, कोई बड़ा भाई मानता है, अपने परिवार का सदस्य वहाँ पर मानते हैं। और जनता जो प्यार करती है वो ज़िंदगी भर उनका ऋणी हूँ। और जो वादे नहीं किए थे वो पूरे करके दिखा दिए हैं। मतलब वादे करे थे वो तो पूरे हो ही रहे हैं, पर जो नहीं करे थे वो भी करके दिखा दिए हैं। ठीक, आपने चलो चलो का जिक्र किया है सर। मैंने देखा है कि आप कांग्रेस की सरकार में, जब सरकार आ गई कांग्रेस की, तब आप बहुत ताकतवर विधायक रहे थे और आपको व्यक्तिगत मुलाकात में चलो चलो ज़रूर मिलता था। लेकिन अगर मैं मंत्रालय के 5वें माले पर मौजूद होता था तो आप बेरोक-टोक कमलनाथ जी के कमरे में चले जाते थे। आप आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। किसी भी मंत्री के यहाँ पर आप किचन में अपने फाइल पर दस्तखत करा के ले आए, बाथरूम में दस्तखत करा के ले आए, ऐसे किस्से भी हुए हैं। तो आप तो अपने कामों के लिए रहे हैं। तो चलो चलो का इतना असर पड़ा आपका कि आपको कांग्रेस से नाराज़गी हो गई? देखो, आपने फिर प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि मतलब जब कोई एंट्री नहीं दो तो बिना पूछे भी अंदर जाते थे, और जाना जनता के लिए ये मेरा फर्ज भी बनता है। इनकार भी नहीं किया क्योंकि आपके रिश्ते ही ऐसे रहे हैं कि किसी ने मैं बताऊं आपको, जब मैं कांग्रेस में था और बीजेपी की सरकार थी, जब भी ऐसा कोई मंत्री नहीं था जिसके यहाँ पे मैं नहीं जा सकता था। उस टाइम भी सभी, उमाशंकर जी गुप्ता हैं, ये उनके टाइम के कॉलेज हैं। जब शिवराज जी चौहान थे तो सिंचाई योजना उनकी है, सड़कें उनके टाइम पे हैं, डैम उनके टाइम के हैं। तो उस टाइम पे भी मेरे सब काम हुए। जब मेरी खुद की सरकार, मतलब कांग्रेस में पार्टी में था, तब हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ जी, मैं जब दूसरी बार का विधायक, पहले तो संभाग में इकलौता था, 28 मतलब 29 सीटें उज्जैन संभाग में, 28 बीजेपी की और इकलौता कांग्रेस का था। दूसरी बार फिर चुनाव हुए तो पूरे संसदीय क्षेत्र में इकलौता विधायक। तब आप सोच सकते होंगे, क्योंकि मैं किसी बड़े नेता का, लीडर का बच्चा नहीं था, तो वहाँ पर उपेक्षा कर दी गई। मेरे को प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए था सरकार में, उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना था, क्योंकि वहाँ पर इकलौता विधायक आपका था। आपने किनको दिया, किसका बेटा कौन, किसका रिश्तेदार कौन, आपने वहाँ पर उस क्षेत्र की उपेक्षा करी। चलो कोई बात नहीं, पर उसके बाद जो मेरा सपना था, 15 महीने में अगर आप मेरे को एक काम नहीं देते हैं, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, साइन करा रहा हूँ, काम कौन से हुए? कमलनाथ जी एक दिन कभी आप बिठा लेना टीवी पे कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने हरदीप सिंह डंग को 15 सेकंड बैठने की बोला हो, एक बार बिठाया हो कि हरदीप बैठ जा बात करने के लिए, तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। 15 महीने में उन्होंने खाली यही कहा, और 16/2/19 को पहला पत्र मेरी नाराजगी का कमलनाथ जी को मैंने सौंप दिया था कि आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा फील्ड में मैं लाया, उनको लाया, और उन्होंने वहाँ पर जो किसानों के हित में मेरा फर्ज बनता था कि दमकता से मेरे क्षेत्र की आवाज़ रखूँ, वहाँ पर तो कहा कि मेरा यहाँ का मुख्यमंत्री यही है, वहाँ पर तो बोल दिया, पर यहाँ पर आप बात करने को तैयार नहीं, मेरे आवेदन लेने को तैयार नहीं। आवेदन लेते हो और कहते हो कि चलो चलो, और एक बार नहीं। ये उनका पूरा स्टाफ, जहाँ पे मैं अभी नाम लेना चाहूँगा कि लेना चाहिए, उनका जो मुकेश गनमैन है वो अच्छी तरह जानता है, कक्कड़ साहब अच्छी तरह जानते हैं, मिगलानी जी अच्छी तरह जानते हैं कि हरदीप को बात नहीं करते थे। हरदीप, मैंने उनसे कहा कि कमलनाथ जी से कौन मेरे से बात करे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ। उन्होंने भी कहा कि साहब हरदीप को टाइम दो, पर उन्होंने टाइम नहीं दिया। वो टाइम नहीं दिया। मैं दिग्विजय सिंह जी के पास गया, वहाँ पे भी उनसे बोला कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मैं सिंधिया जी के पास भी गया कि मेरे को टाइम नहीं, पर मेरे को क्या पता, मुझसे ज़्यादा तो वो नाराज बैठे थे वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं उपेक्षा जो हुई है, और मैं तो कह रहा हूँ ये अपनी बात हो गई, ये तो कि चलो व्यक्तिगत बात, पर देश हित में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आपके बीच में जहाँ पर आज बैठा हूँ, जो राम मंदिर बनाने की बात करी थी वो पूरा करके दिखाई। 370 अगर किसी ने हटाई तो मोदी जी ने, वो कांग्रेस में रहते ही मैंने दमकता से समर्थन करा। एकात्म यात्रा हमारे शंकराचार्य जी की निकलती है, सबसे बड़े शंकराचार्य जी जब उनकी यात्रा, रथ यात्रा निकलती है, शासन उसका नेतृत्व कर रहा है,
एक भी कांग्रेसी विधायक शंकराचार्य जी का स्वागत करने नहीं पहुंचता। हरदीप सिंह डंग अपनी विधानसभा में शंकराचार्य जी के रथ पर हरदीप सिंह डंग कांग्रेस में रहते हुए गए। तो जहां विचारधारा की बात है, देश हित की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो देश हित में काम कर रही थी उससे भी मैं प्रभावित कहीं ना कहीं था। तो आपकी, मेरा सवाल ये है कि मंत्रियों के पास में आप जाते थे, आपकी मुलाकातें संभव अच्छे से आराम से हो रही थी, कमलनाथ जी से मुलाकात नहीं हो रही थी, बस मुलाकात हो रही थी, टाइम नहीं था, खाली चलो, खाली इतना ही लेटर लिया कि वो तो सभी से ऐसी बातें करते हैं। वो टेबल पर बैठ 5वें माले पे मंत्रालय पे खड़े भी होते तो खड़े होकर सारे काम करते हैं, मिलना जुलना जितना खड़े होकर। मैंने तो उनको बैठे हुए कभी देखा ही। बोलो, पर बोल तो लो, बात ही नहीं हो रही थी कुल मिला के ये। हाँ, मतलब दाएं बात कर लेंगे, बाएं बात कर लेंगे, पर हरदीप सिंह ढंग से कह के चलो। और मेरे से क्या फिर बाद में मालूम पड़ा तो सबसे ये बोलते थे, अच्छा चलो हरदीप सिंह एक नाराज, दो नाराज, तीन नाराज। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी कितने जितने विधायक अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, अगर ये कांग्रेस वाले इनको एक जगह नहीं ले जाते बाद में, तो आधे विधायक और नजर नहीं आते। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि सब नाराज थे, उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं था। कमलनाथ जी को बिल्कुल टाइम नहीं था, अब फ्री हो गए। अब उनको जो अब कहीं ना कहीं समझ में आई कि वास्तव में विधायकों को टाइम देना चाहिए। तो अब वो जो टाइम दे रहे हैं, पहले ये कहीं ना कहीं उनको कोई जानकारी देने वाला होता है या उनको कोई जो गुमराह करा गया, तो वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वही जुड़े रहें। एक जो फील्ड का व्यक्ति था, जो राजनीति जमीनी करता था, उनकी उनको कहीं ज़रूरत नहीं थी, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, आपने ये कहा कि अगर कमलनाथ में ये चलो चलो वाली चीज़ें थीं और अब वो खत्म हो गई हैं, तो कमल नहीं, मेरे को लगता है कि अब कहते हैं कि अब विधायक जो मिलते हैं कांग्रेस के, कि यार तुम्हारे कारण हमें टाइम मिलने लग गया, तो मतलब कमियां खत्म हो गई ना? नहीं, अब थोड़ा बहुत उनसे बात करने लगे। अब कमियां तो ये है कि कांग्रेस तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर भी अभी कि मेरा पुत्र मेरे रिश्तेदार, और यहाँ पर ना तो कोई एक संगठन है ना कुछ ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर आधारित पूरी पार्टी है। नीचे तक एक पोलिंग एजेंट तक और पोलिंग बूथ तक काम करने का अगर मादा रखती है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है, और यहाँ पर व्यक्तिगत है। मैंने ये देखा, आप कांग्रेस में जब रहे किसी गुट में नहीं रहे, आप कांग्रेस के सिपाही के तौर पर आप काम करते थे। ना कमलनाथ, दिग्विजय सिंधिया और कोई अरुण यादव, कोई गुट नहीं था आपका। आपकी किसी से नज़दीकियाँ थी तो मीनाक्षी नटराजन की वजह से थी, जिनकी वजह से आप हमारी सांसद मंदसौर की सांसद थी, सांसद रही हैं, आप बहुत करीबी रहे हैं आप। और आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जो यंग चेहरे थे उनमें शुमार किए जाते थे मध्य प्रदेश से, अगर कुछ लोग हैं जिनमें थे। तो आप किसी गुट में नहीं हैं, और क्या ये नाराज़गी रही कि अगर आप किसी गुट में रहते, कोई आपका खैर ख्वाह रहता, बड़ा नेता, तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती, आपके काम होते रहते? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में वही टिक सकता था जो किसी गुट का था, कि कौन किसके गुट का, कौन किसके गुट का। वहाँ जो फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनकी पहचान वहाँ पर ऊपर नहीं थी। वो किसका आका कौन है, वहाँ पर उसी तर्ज पे और वहाँ पर राजनीति चलती है। और अब मेरा मानना है कि वर्तमान के दौर में कांग्रेस का नाम लेना ही अब ऐसा हो गया है कि सपना है, और ये खाली कितना भी कुछ करें, उठापटक करें, पर कहना है कि देश की जनता, देश के हित में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो शिवराज सिंह जी आम जनता के हित में जो काम कर रहे हैं, पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम जनता का है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आप किसी गुट में नहीं थे, तो जाहिर बात है सिंधिया जी से बहुत नज़दीकियाँ भी आपकी इतनी नहीं थी, खासतौर पे इतनी नज़दीकियाँ कि सिंधिया जी अगर कहीं चले जाएं तो आप भी चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा हुआ, नाराज़गी की वजह से आप उनके करीब आए थे। सर, जिस दिन आपका मोबाइल बंद हुआ तो उस दिन आपने मेरे से एक दिन पहले ये कहा था कि कल बात करेंगे इस मसले पर, उसके बाद आपका मोबाइल लगा ही नहीं। तो अचानक से मोबाइल बंद कैसे हो गया था सर? ये पहले से प्लान था या आपको लगा ऐसा? फैसला ले लिया, और सबसे पहला इस्तीफा देने वाला मैं हरदीप सिंह डंगी था। और जब मैंने सत्ता का चेंज होना या नहीं होना, मेरे को ये पता नहीं था कि सत्ता चेंज होगी कि नहीं होगी, पर जहाँ पर अपने मुख्यमंत्री को अपने विधायक से बात करने का समय नहीं था, 15 महीने निकल चुके थे और जाना जनता के बीच में ही है। और जब लगा कि ये बात करने के मतलब उनके मन में बैठ चुका था कि चर्चा नहीं करनी, तो ऐसे पद पे रहना भी फिर एक जनता के साथ धोखा था। इसलिए इस्तीफा देने का पूरा मन बना चुके थे। सत्ता चेंज होती ना होती, पर हरदीप तो पूरा इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। और ये तो सभी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती, बीजेपी भी जानती है
कि सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दिया कि ऐसे पद पे रहना बेकार है जहाँ पर हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते। आज लगातार उस पर हम बढ़ रहे हैं विकास के रास्ते। अधिकांश क्षेत्र में भी रहते हैं, काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको तब अंदाज़ा हो गया था जब बेंगलोर में आप सभी साथियों से मिले थे, जब 22 लोग जब सब इकट्ठा जमा? नहीं, ये तो बहुत बाद में आए थे। बाद में थे? सब बाद में। सबसे पहले तो हरदीप सिंह, सबसे पहले और आखिरी तक हरदीप ही था। बेंगलोर में? बेंगलोर थे, घूम रहे फिर रहे थे, क्योंकि इस्तीफा दे सबसे पहले 5 तारीख को इस्तीफा मेरा हो चुका था। तो जो 2-3 मार्च की दरमियानी रात में दिल्ली के पास में जो 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उस पूरी रात में हम नहीं जगे थे और उसके बाद में 20 मार्च तक हम लगातार जागते रहे थे, मीडिया सारा जागता रहा था और मैं खुद 2-3 दिन तो अपने घर भी नहीं जा पाया था। तो 2-3 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद भोपाल आए थे आप, फिर अचानक क्या हुआ ऐसा कि बेंगलोर जाना पड़ गया? आप लोगों ने प्लानिंग कर ली थी उसमें? नहीं, आप अगर ये प्रोग्राम, मैं 2 मार्च से अपना मतलब यहाँ से मन बना चुका था कि अब इस पार्टी में नहीं रहना। फिर 3 मार्च से जब मैं वहाँ से निकला था तो फिर मैं बीच में नहीं आया। बहुत से आ गए थे, चले गए थे, पर 3 मार्च के बाद मैं डायरेक्ट 21 मार्च को यहाँ पर आया। 21 मार्च को भाजपा का वो सदस्यता लेने के बाद नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में सदस्यता ली और उसके बाद यहाँ पर आए। मतलब सर आश्चर्य यही होता है कि अचानक से आप गए, तब तक कोई नाराजगी नहीं थी? आप नाराज हैं? नहीं, मैंने आपको तारीख बताई। मैंने तारीख 16/2/19 को पहला नाराजगी का पत्र, 7वें महीने में फिर पत्र, बीच में लगातार सब नेताओं से मिलना, अपनी पीड़ा बताना। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई एक भी लीडर कांग्रेस का सुनने को तैयार नहीं था। अभी सुन रहे हैं सब लोग? अभी आप इतना टाइम मुख्यमंत्री जी एक एक विधायक को देते हैं, एक एक मंत्री को देते हैं, समीक्षा करते हैं, लगातार मिलते हैं। देखो, काम होना अपनी जगह है, पर जनता की बात सुनना ही एक नेता का फर्ज बनता है। आज हम भी बहुत से काम जनता के बीच में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक काम हो। हर काम नहीं हो सकता, पर कम से कम सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। 2023 का इलेक्शन फिर सर पर है सर, और आपने अभी ही इलेक्शन जीता है, तो चुनौती है इस बार, आप ये मानते हैं? कांग्रेस नाम की कोई चुनौती नहीं है, ना तो मेरी विधानसभा में, ना मध्य प्रदेश में, ना हिंदुस्तान में। आज एक अच्छे दिन आपने प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग हो रही है और योगी जी, मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान ऐसे लीडर जिनका एक चेहरा है पूरे भारतवर्ष में, दिखते हैं कि ये लीडरशिप करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? आज वो लगातार मेहनत कर रहे हैं तो देश के लिए। योगी जी, उनका भी परिवार है तो पूरा हिंदुस्तान है। यहाँ तो मेरा बेटा, मेरा रिश्तेदार, मेरे पुत्र यहाँ पर ऐसी राजनीति करते हैं और उनका कोई मिशन भी नहीं है काम करने का। यहाँ तो यहाँ पर कहा मोदी जी ने कई सालों पहले कि 370 हटाएंगे, हटा के दिखा दी। राम मंदिर बनना चाहिए, बना दिखा दिया, राम मंदिर का काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक मिशन होता है, यहाँ पर देश को मजबूत करने का एक मिशन है और कांग्रेस में अपना परिवार मजबूत करने का एक मिशन है। क्लियर हैं आपके थॉट्स। मैं सवाल ये है, 2023 में आप इससे पहले जो बाई इलेक्शन आप जीत कर आए, इसमें बड़े मजबूत कैंडिडेट बताया कर कांग्रेस ने जातीय समीकरण साध कर पाटीदार समाज का एक कैंडिडेट आपके सामने खड़ा कर दिया। आपने उनको चुनाव हरा दिया, क्योंकि जिस समुदाय से आप आते हैं उसके भी मुश्किल से 4-5 परिवार होंगे आपकी विधानसभा में, लेकिन आपने सर्वमान्य स्वीकार्यता हासिल की है सभी लोगों के बीच में। मैंने देखा है, जब वहाँ के लोगों के बीच में मैं गया था तो आप डायरेक्ट कनेक्ट है वहाँ के लोगों से। इस बार 23 का इलेक्शन थोड़ा आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस तैयारी के साथ में खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करेगी जो लोग कांग्रेस छोड़ कर आए? आपने जो प्रश्न पूछा है, हमारी विधानसभा ऐसी विधानसभा है कि वहाँ पर समस्त जितने भी समाज हैं उन सबका प्यार मेरे को मिलता है। हर समाज का व्यक्ति अपना परिवार का सदस्य मानता है। वहाँ पर हमारे यहाँ कोई समाजवाद नहीं है, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मतलब हर समाज का व्यक्ति अपना परिवार का सदस्य का रूप में मानकर हरदीप सिंह डंग को प्यार देता है। और सबसे बड़ी ताकत ही मेरे जो क्षेत्र हैं, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, जो समाज है, उन सबकी ताकत मेरे साथ है और मेरे साथ प्यार है। और उसी ताकत के साथ लगातार जो मेहनत करता हूँ, दिन रात भागता हूँ, वो उन्हीं का प्यार है। और मुझे विश्वास है 23 में मेरे लिए ना तो कोई वहाँ पर कोई ऐसी कोई टेंशन की संभावना है और ना कोई ऐसी कोई प्रतियोगिता, वहाँ पर कांग्रेस समाप्त है।
चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर कर लेता हूँ। आपको बहुत इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट मिला है पर्यावरण, मध्य प्रदेश पर्यावरण के लिए जाना जाता है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ आपको जाना है। विभाग की कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जो आप अपने समय रहते 2023 के तक आप उसको पूरा करना चाहते हैं? और एक उसमें इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि क्या आप अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सही बात है। ये सौभाग्य मेरा कि दो ही जो मेरे को विभाग मिले, एक तो नवीनीकरण ऊर्जा और एक पर्यावरण, दोनों पर्यावरण को बचाने के लिए हैं। सोलर ऊर्जा लगाना पर्यावरण को बचाना, उससे पर्यावरण की बचत है और इससे भी पर्यावरण की बचत है। मैं फिर शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि अंकुर योजना जो एक दिन प्रतिदिन अपना पौधा लगाते हैं, जो संदेश हिंदुस्तान में दिया है, करीब 5 लाख पौधे अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें 3.5 लाख पौधे अभी व्यक्ति अपना फोटो अपलोड कर चुके हैं और लगा चुके हैं। उसके बाद लगातार वृक्षारोपण के उसमें देखें आप, या तालाबों का संरक्षण या नदियों का, जिस प्रकार से अभी हमने योजना बनाई है, उनको भी हम शुद्ध करके कैसे कर सकें। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण जो फैला जा रहा है, उनको मशीनें, उनके लिए भी इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, यहाँ पर हमारे मशीनें लगाई गई है। कुल मिलाकर हमारा विभाग लगातार इस क्षेत्र में जो काम कर रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकें, उसके लिए भी हमने ऑनलाइन उसकी मॉनिटरिंग चालू कर रखी है कि जिससे हम उनको कंट्रोल कर सकें। और इसमें हमें कहीं बड़ी सफलताएं भी मिली है और कई लोग अगर गलत होते तो उन पर हमारा विभाग कार्रवाई भी करता है। एक इंडस्ट्री एसोसिएशन चाहता था कि एक सवाल मैं आपसे करूं कि जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बहुत दिक्कतें आती हैं, जो सरलीकरण की प्रक्रिया के वायदे सरकार ने किए थे वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस दिशा में कुछ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अब हमारे विभाग की समीक्षा करी थी, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि समय सीमा पर उनको NOC मिले और इस पर हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। और जो शुल्क पहले जमा होता था उद्योगों के रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको जो वापस मतलब वो पुराना जो उनका NOC लेना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं हमने उसको समय सीमा तय करी है। उसके बाद उसमें शुल्क भी हमारा कम करा है। तो दो ही प्रकार से, एक तो समय सीमा में काम हो, शुल्क कम लगे और उनको ऑनलाइन उनको अनुमति मिल जाए। अगर इतने दिन में अगर वो अनुमति नहीं मिलती है तो उसको अनुमति मानी जाए, ये हमारे विभाग ने तय कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। धन्यवाद साहब आपने। हरदीप सिंह डंग साहब से काफ़ी ऐसी चर्चाएं हुई हैं जो शायद मध्य प्रदेश की जनता ने पहली बार सुनी है। दिल खोलकर उन्होंने अपनी बातें की हैं और डिपार्टमेंट के लिए भी पूरी तन्मयता के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।